ने आज से करीब 2500 साल पहले एक्लिप्स के बारे में बताया था। सुश्रुता जैसे महान फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिन पर सुश्रुता संहिता लिखी। मॉडर्न टाइम्स में रामानुजन, सीवी रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियां रही है। वेंकी रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। और केवल साइंस की बात नहीं है, देश में कितने ही महान आर्टिस्ट भी रहे हैं। करीबन 2000 साल पहले भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जैसी किताबें लिखी गई जिसमें थिएटर और म्यूजिक की टेक्निक्स के बारे में बताया गया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक लिखे। मॉडर्न टाइम्स में भी गालिब और दिनकर जैसे कवि रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जैसी कहानीकार, उस्ताद अमजद अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, बेगम अख्तर जैसे महान कलाकारों ने इंडियन म्यूजिक में 4 चांद लगाए। सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों ने पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का नाम रोशन कर दिया। इंडिया की जो फिलोसॉफी है, जहाँ केवल कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन मैटर करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे, इसे अमर्त्य सेन ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में शामिल किया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, वहां हम इंडियन ओरिजिन सीईओ देख सकते हैं। ये तो बातचीत की शुरुआत है। अभी तो जाने कितना कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, जिस पर हम इंडियन प्राउड कर सकते हैं। प्राउड फील करो, अच्छी बात है, लेकिन प्राउड फील करते हुए ये ना हो कि आप प्रॉब्लम्स को देख नहीं पा रहे हो। अगर प्रॉब्लम्स को देख नहीं पा रहे हो तो सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो ये प्रॉब्लम देश को दिमाग की तरह खाती रहेगी। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन में। चाहे कोई गांव में रहता हो या शहर में, चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता हो, लेकिन यह बात तो ऑलमोस्ट हर कोई मानेगा कि इंडियन एजुकेशन में प्रॉब्लम तो है। इसीलिए खान सर ने बात कही है जो एक डायलॉग की तरह हिट हो गई है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है ना ही सिस्टम है। देश में जो करीब 23% लोग इलिटरेट है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी तो हम बात करें 77% लोगों की जिन्हें लिटरेट कहा जाता है। नहीं रुकिए, प्राइमरी तक जो पढ़े हैं इनको भी हटाते हैं, 10th क्लास तक जो पढ़े हैं इनको भी छोड़िए। अब हम पहुंचते हैं उन 8.6 लोगों तक जो 12th पास कर चुके हैं और 4.5% वो जो ग्रेजुएट्स है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, शायद आप इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई? ठीक ठाक लेवल तक एजुकेशन तो मिल गई, तो फिर इनको प्रॉब्लम्स क्या हुई? शायद आप प्रॉब्लम को समझ रहे होगे। मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयड होने की, और आप फटाक से बोल भी दोगे कि हमारे स्कूल्स में स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, एक्सेट्रा। खान सर ने भी ये बात कही थी, बहुत से लोग यही कहते हैं, सही है, मैं एग्री करता हूँ कि स्किल्स सिखानी चाहिए, ये बात जायज है। बट वेट, आज इस वीडियो में मैं इससे भी गहरी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। कहीं पर इसके बारे में बात नहीं होती है, इसलिए लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। बात चल रही है एजुकेशन सिस्टम की, तो इस पर आप चाहो तो डिटेल में पूरे एजुकेशन सिस्टम के इतिहास, सिस्टम, कमियां, पॉलिसी, सबके बारे में जान सकते हैं। कुकू एफएम पर ऑडियो बुक है जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि हिंदी में। जैसे शुरुआत में हमने एंशिएंट टाइम की बात करी थी, तो इसके बारे में भी इस ऑडियो बुक में डिटेल में बता रखा है। और इसी तरह यहाँ 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है काफी कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प और ओरिजिनल कैटेगरी भी है। मेंबरशिप लेते वक्त कूपन कोड अगर आप एंटर करते हो CM50 तो आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन में, यानी कि 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। आप स्क्रीन पर QR को स्कैन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज वीडियो की तरफ अब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। तैयार है सारे लोग सुनने को, आईना देखने को? प्रॉब्लम यह है कि एक डॉक्टर कलाम पर हम इतना गर्व करते हैं, तो फिर देश में हजारों डॉक्टर कलाम क्यों नहीं है? मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ठूस रहे 2 कॉलेज के लड़के साइंस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? आम लोगों में ग्रेटनेस की कमी है, ये तो एक बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनमें ग्रेटनेस का ख्वाब तक नहीं आता है। नोबेल प्राइज उनके लिए क्या है? बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एबल प्राइज, बुकर्स प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड, ऑस्कर, पुलित्जर, ये सब उनके लिए क्या है? 2 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चंस। रट्टा मारो कि इस साल का नोबेल प्राइज किसे मिला, एग्जाम में लिख दो, 2 मार्क्स पाओ, 2 मार्क्स में पूरी जिंदगी लुटा दो। और ये तो कभी सोचा ही नहीं कि हम भी तो अवार्ड जीत सकते हैं। उतनी डीप नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे ये तो बात की बात है, इन लोगों के तो दिमाग में ही नहीं आया अवार्ड जीतने का। अवार्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए अवार्ड मिल रहा है, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म, सिनेमा, ऐसे किसी फील्ड में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो है ग्रेटनेस। ये सब अवार्ड केवल उन ग्रेटनेस का रिकॉग्निशन है। बताओ, दिमाग में कभी आया कि मैं भी साइंटिफिक इन्वेंशन करूं, कैंसर का इलाज ढूंढकर बताओ दुनिया को? किसान जो फसल उगाते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल रिसर्च पर उनकी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने का तरीका बताओ। कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में उड़ जाओ। आर्यभट्ट पर गर्व करते हैं ना, तो कभी उनकी तरह कोई डिस्कवरी करने का दिमाग में आया? सोचो, रविंद्रनाथ टैगोर ने 14 नॉवल लिखे, 100 से ज्यादा कहानियां, सैकड़ों कविताएं और 2200 से ज्यादा गाने जो आज तक भी गाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। एग्जाम में पूछा गया कि चौखेर बाली किसने लिखा, आपने आंसर लिख दिया टैगोर, 2 मार्क्स के लिए, बात खत्म। कभी दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं भी ऐसी नॉवेल लिखूं। कैसे आएगा दिमाग में?
हिंदी सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग लगती है, हिस्ट्री पढ़कर तो नींद आती है, मैथ से हमें डर लगता है, फिजिक्स आपके सर के ऊपर से जाती है, जियोग्राफी पढ़ने का पॉइंट ही है, आपको समझ ही नहीं आता, बायोलॉजी इस सब्जेक्ट का तो नाम ही मत लो, पॉलिटिकल साइंस का आपको लगता है कि ये लाइफ में कहाँ काम आएगी। कुल मिलाकर पढ़ाई ही आपको बकवास लगती है। आप टी शर्ट पर पहन के घूमते हैं आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको आप गिस्सू कहकर अपने ईगो पर झंडू बाम मलते हैं, और बैक बेंचर होना आपको कूल लगता है, और आपके फेवरेट फिल्म स्टार इंटरव्यू में हंस कर बताते हैं कि मैं तो फेल हो गया था। माँ बाप या टीचर भी ये नहीं कहते कि पढ़ाई बोरिंग नहीं है, वो भी ये बोलते हुए मोटिवेट करते हैं कि बेटा अब जैसे भी है पढ़ाई तू पढ़ लेगा तो नौकरी लग जाएगी, वरना जिंदगी भर धक्के खाएगा। जी हाँ, नौकरी, बस यही पर्पस है एजुकेशन का आज के समय में। वे जो भी बातें होती है, लोगों का दिमाग खोलना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एक वर्ल्ड व्यू बनाना, ग्रेटनेस के लिए मोटिवेट करना, ये सब बातें किताबी लगती है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल है रट्टा मारो, स्कूल के एग्जाम में मार्क्स लाओ, थोड़ा और रट्टा मारो, फिर नौकरी के एग्जाम में मार्क्स लाओ, फिर नौकरी लग गई तो सेटल हो जाओ, अब शादी करो, बच्चे करो, फिर यही पूरी प्रोसेस उनके ऊपर लगा दो। अब कई लोग कहते हैं कि हाँ, क्या केवल जॉब का सोचना, एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, पैसा कमाते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन इन लोगों की गाड़ी भी आखिर पैसे पर आकर रुक गई। पैसा आ जाए बस, चाहे कैसे भी आए, कोल्ड ड्रिंक बेचकर आए या फिर चाय बेचकर आए, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप चाय बेचो। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या प्रोफेसर बन रहे हो, उसमें तो कम पैसा है, उससे ज्यादा पैसा तो चाय बेचकर कमा लेता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक तो कहते हैं कि मार्क्स मैटर करते हैं, मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो, पैसा कमाओ। दोनों का एम्फेसिस पैसे पर ही है। कैसे चलेगा सर? नौकरी ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन सभी लोग अगर ऐसा ही सोचेंगे तो इस तरह कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? कौन बनेगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट? फिर से वही कहता हूँ कि सपने पूरे होना बात की बात है, लेकिन क्या युवा सही सपने देख रहे हैं? क्या उन सपनों में कहीं भी ग्रेटनेस की चाह है? आपने पूरे देश में सर्वे नहीं किया होगा, लेकिन आप आसपास तो देखते होगे, खुद को तो देखते होगे। कभी कहा किसी ने कि डॉक्टर सलीम अली की तरह महान ऑर्निथोलॉजिस्ट बनना है, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की तरह महान फिजिसिस्ट बनना है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला अपने आसपास, इसलिए कहता हूँ कि खोट है, बहुत भारी खोट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस पढ़ाई में कोई भारी गड़बड़ है जो बोरिंग है, वरना सही ढंग से हो तो पढ़ाई बोरिंग कैसे हो सकती है? साइंस क्या है? लॉ ऑफ नेचर। बारिश कैसे होती है? सुबह आसमान का रंग लाल क्यों होता है? बर्फ पानी में क्यों तैरती है? हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसे कितने सवाल आते हैं। ये क्यूरियोसिटी बहुत नेचुरल है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूल में क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्लियर नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओम्स लॉ, कुछ भी याद है आपको? नहीं है। बस सिस्टम यही है कि रट्टा मारो, एग्जाम में वॉमिट कर दो, मार्क्स पाओ, सब भूल जाओ। इस तरह साइंस पढ़ने वाला कोई भी बच्चा कैसे साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकता है? मैथ्स क्या है? याद करने का कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कुछ बस कॉन्सेप्ट है। लेकिन चाहे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हो, अलजेब्रा फार्मूला हो, मिक्सचर सॉल्यूशंस हो या पाइथागोरस थ्योरम, सब कुछ रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो। क्या हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है? हिस्ट्री में बस कहानियां ही तो है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी, रशियन रेवोल्यूशन की कहानी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, एक तो कहानी और वह भी सच्ची कहानी। हम इन कहानी का ही तो एक कंट्रीब्यूशन है। इतिहास से तो हमारी पूरी दुनिया निकली है। लेकिन क्या होता है? वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कौन थी? रट्टा मारो। चंपारण आंदोलन कौन से साल में हुआ? रट्टा मारो। अरे बता तो दो कि क्या था उस आंदोलन में। नहीं, ये सब सिलेबस से बाहर है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, वो सब सिलेबस से बाहर है। जियोग्राफी में हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, मजेदार है। लेकिन फिर से वही बात, कंट्रीज और कैपिटल्स का रट्टा मारो। कौन सी रिवर किस देश में है? रट्टा मारो। किस स्टेट में कौन सी क्रॉप होती है? रट्टा मारो। सबसे ज्यादा जोन तो हिंदी में। कविताओं की एक किताब होती है, क्या मकसद हो सकता है इसका? यही ना कि बच्चे कविताएं पढ़े, उनके सोचने की शक्ति बढ़े, सोचो कि कवि क्या कहना चाहता है, बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़े। लेकिन पोएम अप्रिसिएशन में भी रट्टेबाजी। ये बात कई बार उठी कि कई स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, और दूसरी बात कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन ही नहीं लग पाता और वे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सॉल्यूशन क्या चाहिए था कि पेरेंट्स बात को समझे, बच्चे पर प्रेशर ना डालें, और दूसरी बात की पढ़ाई को मजेदार बनाया जाए, कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन हमने सॉल्यूशन क्या किया? सिलेबस कम कर दो, असाइनमेंट के नंबर लगा दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल दो, प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ा दो। यानी जो पहले मीडियोक्रिटी थी उसको और ज्यादा बढ़ा दो, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। जो करना था वो किया नहीं। पेरेंट्स का प्रेशर अब भी बना रहता है और पढ़ाई अब भी बोरिंग है। यह बोरिंग पढ़ाई, यह रट्टे मारने वाली पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई आपको ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकती। इसमें बदलाव की जरूरत है। जो टीचर्स है उनकी क्लास में कहीं 40 बच्चे हैं तो कुछ सरकारी स्कूल में तो 70 बच्चे भी। इतने बच्चे के साथ में टीचर्स कैसे पढ़ाएं? क्या ज्यादा टीचर्स रिक्रूट नहीं किए जाने चाहिए? दूसरी बात कि कई स्कूलों में टीचरों को बहुत ही कम सैलरी मिलती है, जो कि उनके मोटिवेशन को इम्पैक्ट करता है। फिर हम बात करें टीचर्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम की, तो कई जगह केवल रिटन टेस्ट होते हैं जिसमें टीचर की नॉलेज चेक करते हैं। ये भी तो देखना चाहिए कि क्या टीचर में अच्छे से पढ़ाने की काबिलियत है। और टीचर्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम भी अलग ही लेवल का हो, नॉलेज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब टेस्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर हमें कहीं ज्यादा टीचर्स रिक्रूट करने चाहिए,
टीचर्स की सैलरी को अच्छा खासा बढ़ा देना चाहिए ताकि बहुत होशियार लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ आए और टीचर्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम अलग ही लेवल का हो, नॉलेज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन ये सब टेस्ट किया जाए और इस कम्युनिकेशन का फिर क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए। क्लासेस ज्यादा इंटरेक्टिव होगी, बजाय कि बस टीचर बुक रीडिंग कर रही है, ब्लैक बोर्ड पर सब लिखे जा रही है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो एक इम्पोजिशन ना हो बल्कि एक ट्रेजर हंट जैसी हो। टीचर आइडिया देती रहे और स्टूडेंट खुद से उस रिजल्ट, उस कंक्लूजन पर पहुंचे। स्टूडेंट किसी टॉपिक पर क्लास में प्रेजेंटेशन दे, पूरी क्लास के आगे उस टॉपिक को समझाए, पढ़ाई को हमारी जिंदगी से कनेक्ट करके दिखाया जाए। इन सब पर बातें तो होती है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं दिखता। जब स्कूलों में बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देखे तो प्लीज एंश्योर कीजिए कि आपकी क्लास बच्चों के लिए सजा तो नहीं, क्या उन्हें मजा आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो देखो कि अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो। असाइनमेंट नकल मार्क ना बनाए, क्लास में जाने से पहले ही उस टॉपिक को स्टडी करो। यूट्यूब पर इन चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस है, उनको देखो, गूगल करो, वहां से पढ़ो, फिर किताब का चैप्टर पढ़ो और इसके बाद आती है क्लासरूम में पढ़ाई। ये करके आप देखोगे कि समझना काफी आसान हो रहा है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, रट्टा ना मारो, रट्टा मारे बिना भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आपके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती जा रही है, आपके